हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI1 एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें फ्यूडलिज्म को एक इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम के रूप में समझाना है। इसमें बताना है कि किस तरह लैंड, प्रोडक्शन और लेबर रिलेशंस मेडिवल समय में ऑर्गेनाइज होते थे। आंसर में लॉर्ड्स और पेजेंट्स के बीच के संबंध, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म तक के बदलाव को कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक सिस्टम था जो यूरोप में 9 to 15 सेंचुरी तक चला। इसका मूल आधार था जमीन का स्वामित्व और लॉर्ड और पेजेंट या सर्फ के बीच का रिश्ता। कार्ल मार्क्स ने फ्यूडलिज्म को एक मोड ऑफ प्रोडक्शन के रूप में समझा, जहां इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर आधारित थी और प्रोडक्शन मेनली सबसिस्टेंस के लिए होता था। ये सिस्टम स्लेवरी के बाद और कैपिटलिज्म से पहले का दौर माना जाता है। मेन बॉडी। 1. आर्थिक ढांचा या फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में जमीन सबसे बड़ा प्रोडक्शन का साधन थी। फ्यूडल लॉर्ड के पास लैंड होती थी और पेजेंट्स उस पर काम करते थे। पेजेंट्स अपने खाने के लिए कुछ जमीन इस्तेमाल करते थे और बाकी लॉर्ड के लिए मेहनत करते थे। इकोनॉमी लोकल थी, ट्रेड बहुत कम होता था और प्रोडक्शन मोस्टली एग्रीकल्चरल होता था। 2. फ्यूडल इकोनॉमी की विशेषताएं। लैंड और हायरार्की। राजा अपने नोबल्स को जमीन देता था, बदले में उनसे लॉयल्टी और सेना की सेवा लेता था। लॉर्ड्स अपनी जमीन के हिस्सों को नाइट्स या वैसल्स को देते थे, जिससे एक पिरामिड जैसे हायरार्की बनती थी। मनोरियल सिस्टम। मैनर एक फ्यूडल एस्टेट होता था जहां लॉर्ड और पेजेंट्स रहते और काम करते थे। पेजेंट्स लॉर्ड के लिए हफ्ते में कुछ दिन काम करते और कुछ दिन अपनी खेती करते। इसके बदले उन्हें सुरक्षा और कुछ कॉमन जमीन मिलती थी। सरप्लस एक्सट्रैक्शन। पेजेंट्स के द्वारा उत्पन्न माल का कुछ हिस्सा लॉर्ड रेंट, लेबर या टैक्स के रूप में ले लेता था। ये एक्सट्रैक्शन कोअर्शन पर आधारित थी, मार्केट प्रॉफिट पर नहीं। 3. सामाजिक और राजनीतिक संबंध। फ्यूडलिज्म सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी थी। पावर डिसेंट्रलाइज्ड थी, हर लॉर्ड अपनी एस्टेट पर कानून और न्याय चलता था। लॉर्ड वसल के संबंध म्यूचुअल ऑब्लिगेशन और ओथ ऑफ लॉयल्टी पर आधारित थे। चर्च ने इस सिस्टम को सपोर्ट और लेजिटिमाइज करने में बड़ा योगदान दिया। 4. फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म तक का बदलाव। समय के साथ कई बदलाव आए जिससे फ्यूडलिज्म कमजोर पड़ गया। शहरों और व्यापार का विकास हुआ। लेबर ड्यूज की जगह कैश रेंट आने लगा। ब्लैक डेथ के बाद जनसंख्या घट गई, जिससे पेजेंट्स को ज्यादा अधिकार मिले। मर्चेंट क्लास और सेंट्रल राजतंत्र के उभार से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उभरी। मार्क्स के मुताबिक ये एक प्राकृतिक प्रोग्रेशन थी, स्लेवरी से फ्यूडलिज्म और फिर कैपिटलिज्म तक। कंक्लूजन। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जहां इकोनॉमी जमीन पर आधारित थी और समाज लॉर्ड सर्फ के रिश्तों पर टिका था। इसमें एक्सप्लॉयटेशन परंतु स्टेबिलिटी भी थी। धीरे धीरे जब मार्केट और ट्रेड बढ़े तो फ्यूडल सिस्टम टूट गया और मॉडर्न कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 7, राइट अ नोट ऑन द इंडियन ओशन मैरिटाइम ट्रेड इन द 15th सेंचुरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 15th सेंचुरी के इंडियन ओशन ट्रेड के बारे में लिखना है। कैसे ये ट्रेड सिस्टम काम करता था, कौन से पोर्ट्स और देश इसमें शामिल थे, क्या क्या माल का व्यापार होता था और कैसे अलग अलग समाज और धर्म के लोग इस नेटवर्क का हिस्सा थे। फोकस ट्रेड के इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। 15th सेंचुरी में इंडियन ओशन ट्रेड दुनिया का सबसे एक्टिव और इंटरकनेक्टेड ट्रेडिंग नेटवर्क था। इसने ईस्ट अफ्रीका, अरेबिया, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को एक दूसरे से जोड़ा। यूरोपियंस के आने से पहले ही ये सिस्टम मॉनसून विंड्स, सामाजिक संबंधों और स्थिर राजनीतिक स्थिति पर चल रहा था। यह ट्रेड न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था बल्कि सभ्यताओं के बीच कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ता था। मेन बॉडी। 1.
भौगोलिक और पर्यावरणिक संदर्भ। इंडियन ओशन ट्रेड के लिए बहुत उपयुक्त था क्योंकि मॉनसून विंड्स प्रिडिक्टेबल थे। साउथवेस्ट मॉनसून मई टू सितंबर और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून नवंबर टू मार्च से रेगुलर समुद्री यात्रा संभव होती थी। मुख्य पोर्ट्स और कोस्टल एरियाज द स्वाहिली कोस्ट, अफ्रीका, अरेबिया, गुजरात, मालाबार, श्रीलंका, मले आर्किपेलागो और साउथ चाइना। यह ओशन एक मैरीटाइम हाईवे की तरह था जहां से सब देश आपस में जुड़ते थे। 2. मुख्य ट्रेड रूट्स और कमोडिटीज। वेस्टर्न रूट ईस्ट अफ्रीका, किल्वा, मोम्बासा से अरबिया, एडन, मस्कैट और पर्शियन गल्फ तक। सेंट्रल रूट भारत के वेस्ट कोस्ट, कैलिकट, कैम्बे, कोची से सीलोन, मालदीव्स और अरबिया तक। ईस्टर्न रूट भारत से साउथ ईस्ट एशिया, मलाक्का, सुमात्रा और चीन तक। ट्रेड होने वाले माल भारत से मसाले, कपड़ा, इंडिगो और पेपर। अरेबिया से घोड़े, खजूर और सुगंध। अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और गुलाम। चीन और साउथ ईस्ट एशिया से सिल्क, पोर्सिलन और जेमस्टोन्स। ये व्यापार आपस के भरोसे और शांति पर आधारित था, कोई एक रूलर पूरे समुंदर पर कंट्रोल नहीं करता था। 3. व्यापारी और राजनीतिक शक्तियां। अरब और पर्शियन व्यापारी वेस्टर्न रूट पर प्रमुख थे। भारतीय व्यापारी, खासकर गुजरात और मालाबार से बीच के ट्रेड नेटवर्क को संभालते थे। चाइनीज ट्रेडर्स ने भी बड़ा योगदान दिया। एडमिरल जेंग हे के वॉयजेस 1405 to 1433 इस दौर के प्रमुख उदाहरण हैं। स्वाहिली सिटी स्टेट्स अफ्रीका के तरफ के मुख्य व्यापारी थे जो सोना और हाथी दांत एक्सपोर्ट करते थे। कालीकट जैसे शक्तिशाली पोर्ट्स ने सिक्योर ट्रेड को संभव बनाया। ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड था लेकिन फिर भी सामंजस्यपूर्ण और संगठित था। 4. सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव। इंडियन ओशन ट्रेड ने एक मल्टीकल्चरल जोन बनाया जहां अरब्स, इंडियंस, पर्शियंस, अफ्रीकन्स और मलेज सब मिलते थे। इस्लाम का प्रसार कोस्टल एरियाज में इसी ट्रेड के माध्यम से हुआ। कैलिकट, मलाक्का और एडेन जैसे शहरों ने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप किया। व्यापार से अर्बनाइजेशन बढ़ा और मर्चेंट क्लास मजबूत हुआ। पोर्ट्स के आसपास कला और आर्किटेक्चर भी फला फूला। जब वास्को डा गामा 1498 में आया तब से यूरोपियन प्रभाव बढ़ने लगा और पुराना बैलेंस बदल गया। कंक्लूजन अंत में 15th सेंचुरी का इंडियन ओशन ट्रेड एक ऐसा नेटवर्क था जो अलग अलग सभ्यताओं को आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर जोड़ता था। ये व्यापार शांति, भरोसे और सहयोग पर आधारित था, न कि युद्ध या कब्जे पर। इसने आगे चलकर ग्लोबल ट्रेड के नए युग के लिए बुनियाद रखी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write a note on the major advances in the field of astronomy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एंशंट और मिडीवल युग में एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हुए बड़े डेवलपमेंट्स और डिस्कवरीज के बारे में लिखना है। हमें बताना है कि अलग अलग सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, ग्रीक, इंडियन और इस्लामिक सोसाइटीज ने कैसे एस्ट्रोनॉमी को समझा और उसमें अपना योगदान दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। एस्ट्रोनॉमी यानी फलक शास्त्र उन सभी आकाशीय वस्तुओं का अध्ययन है जैसे तारे, ग्रह और गैलेक्सी। प्राचीन और मध्यकालीन समय में लोगों ने एस्ट्रोनॉमी का विकास धार्मिक, कृषि और नेविगेशनल उद्देश्यों के लिए किया। मेसोपोटामिया से लेकर भारत और इस्लामिक दुनिया तक सभी सभ्यताओं ने अपना अनोखा योगदान दिया। चलिए इन सब पर डिटेल में बात करते हैं। मेन बॉडी। 1. प्राचीन सभ्यताओं में एस्ट्रोनॉमी। मेसोपोटामिया। सबसे पहले सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेसोपोटामिया में हुआ। यहाँ के बेबीलोनियंस ने ग्रहों की गाती लिखी और जोडियक सिस्टम बनाया। उन्होंने सर्कल को 360 डिग्रीज में बांटा, जो आज भी स्टैंडर्ड है। इजिप्ट। मिस्री लोगों ने एस्ट्रोनॉमी को मेनली कैलेंडर और रिलीजियस इवेंट्स के लिए यूज किया। उन्होंने पिरामिड्स और मंदिरों को तारे, खास तौर पर सीरियस के अलाइनमेंट में बनाया। चाइना। चाइनीज लोगों ने 1000 BCE से हे एक्लिप्सेस और कॉमेट्स जैसे हैलीज कॉमेट का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। 2. ग्रीक योगदान। ग्रीक लोगों ने एस्ट्रोनॉमी को ऑब्जर्वेशनल से थियोरेटिकल बना दिया। थेल्स और पाइथागोरस ने पहली बार कहा कि अर्थ गोल है। एरिस्टाकस ने कहा कि सूर्य के चक्कर में पृथ्वी घूमती है। यह अर्ली हीलियोसेंट्रिक थियरी थी। हिप्पारकस ने तारों की लिस्ट बनाई और प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस खोजी। टॉलेमी ने अपनी किताब एल्मेजेस्ट में जियोसेंट्रिक मॉडल दिया जो 1400 साल तक प्रमुख रहा। 3. भारतीय योगदान। भारत के एस्ट्रोनॉमर्स ने गणित और फलक शास्त्र को जोड़ा।
आर्यभट्ट 5th सेंचुरी ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और एक्लिप्सेस को साइंटिफिक तरीके से समझाया। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने ग्रहों की स्थिति निकलने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया। इंडियन ग्रंथ जैसे सूर्य सिद्धांत बाद में अरबिक और लैटिन में ट्रांसलेट हुए, जिससे इस्लामिक और यूरोपियन स्कॉलर्स प्रभावित हुए। 4. इस्लामिक और मिडीवल यूरोप के एडवांसेस। इस्लामिक गोल्डन एज 8 to 14 सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमर्स जैसे अल बट्टानी, अल बीरूनी और अल तुसी ने ग्रीक और इंडियन एस्ट्रोनॉमी को रिफाइन किया। उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनाई जैसे मैराघा ऑब्जर्वेटरी और एक्यूरेट प्लैनेटरी टेबल्स जिज लिखी। उन्होंने टॉलमी के गलतियों को करेक्ट किया और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के लिए ग्राउंडवर्क रेडी किया। यूरोप में कोपर्निकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, जिसने साइंस की सोच को बदल दिया। कंक्लूजन, एंशिएंट से मिडीवल युग तक एस्ट्रोनॉमी का विकास इंसान के कॉस्मोस को समझने की खोज को दिखाता है। हर सिविलाइजेशन ने अपना योगदान दिया। बेबीलोनियन स्टार चार्ट्स, भारतीय गणित और इस्लामिक ऑब्जर्वेटरीज ने मिलकर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव राखी। इन्हीं एडवांसमेंट्स ने हमारे यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Give a brief account of changes in family structure in medieval societies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मध्यकालीन समाज में परिवार के स्ट्रक्चर और संबंधों में क्या क्या बदलाव आए। इसमें हमें अलग अलग फैमिली फॉर्म्स, उनका इकोनॉमिक और सोशल रोल, और रिलीजन, फ्यूडलिज्म और अर्बनाइजेशन के असर के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। परिवार हमेशा से समाज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, जो समाज के विकास और मूल्यों को दिखाता है। मध्यकालीन युग में 5th to 15 सेंचुरी तक फैमिली स्ट्रक्चर में काफी बदलाव आए। फ्यूडल सिस्टम, धर्म और शहरी जीवन के विकास ने परिवार के रूप और उसके रोल को बदल दिया। बड़े जॉइंट फैमिलीज के बदले कहीं कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज दिखने लगी और जेंडर रोल्स भी ज्यादा क्लियरली डिफाइन हुए। मेन बॉडी। 1. अर्ली मिडीवल फैमिली स्ट्रक्चर। अर्ली मिडीवल पीरियड में ज्यादा फैमिलीज एक्सटेंडेड और किनशिप बेस्ड होती थी, खासकर गांव और फ्यूडल एरियाज में। परिवार का हेड एक पेट्रियार्कल मेल होता था, जो जमीन, मेहनत और फैसलों पर नियंत्रण रखता था। फैमिली एक इकोनॉमिक यूनिट भी थी जहां सब लोग खेती या क्राफ्ट में मिलकर काम करते थे। मैरिज अलायंसेस मेनली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फायदे के लिए होती थी, खासकर नोबल फैमिलीज में। 2. रोल ऑफ रिलीजन एंड मॉरल रेगुलेशन। क्रिश्चियनिटी ने यूरोप में और इस्लाम ने मिडिल ईस्ट में फैमिली के नॉर्म्स पर बहुत असर डाला। चर्च ने मोनोगमी और परमानेंट मैरिज को प्रमोट किया और शादी, इनहेरिटेंस जैसे कानून अपने नियंत्रण में ले लिए। क्लर्जी के लिए सेलिबसी रूल बना, जिससे धर्म और परिवार अलग हुए। इस्लामिक सोसाइटीज में फैमिली सोशल लाइफ का मूल हिस्सा थी। शरिया कानून के तहत मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस रेगुलेट होते थे। महिलाओं के रोल को धार्मिक नॉर्म्स के हिसाब से डिफाइन किया गया, पर कुछ महिलाएं जैसे नोबल विमेन या एबेस अपना पावर भी रखती थी। 3. फ्यूडलिज्म और इकोनॉमिक असर। फ्यूडल सिस्टम में परिवार और जमीन दोनों जुड़ गए थे। नोबिलिटी के लिए लिनिएज और इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। बड़ा बेटा, प्राइमोजेनिचर, अक्सर सारी प्रॉपर्टी लेता था। पेजेंट फैमिलीज के लिए फैमिली और काम एक ही था, सब मिलकर खेती और घर के काम संभालते थे। गिल्ड सिस्टम ने भी फैमिली जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट किए। मास्टर और अप्रेंटिस के रिश्तों में एक डोमेस्टिक ट्रेनिंग एनवायरनमेंट होता था। 4. अर्बनाइजेशन और न्यूक्लियर फैमिलीज का उदय। 11वीं सेंचुरी के बाद जब शहरी जीवन और व्यापार बढ़ा, तो छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड आने लगा। अर्बन एरियाज में लोग अलग अलग प्रोफेशंस में गए और बड़े जॉइंट फैमिलीज छोटे होने लगे। मैरिज में पर्सनल चॉइस थोड़ी बढ़ने लगी, लेकिन पेरेंटल कंसेंट अभी भी जरूरी थी। कुछ शहरी महिलाएं, खासकर विडोज, अपना घर या व्यापार चला रही थी, जिससे उनका स्टेटस बदला। अर्बनाइजेशन के साथ ही मोरालिटी और सेक्सुअलिटी को रेगुलेट करने की कोशिश भी बढ़ी। 5. जेंडर रोल्स और फैमिली आइडियल्स। जेंडर रोल्स और क्लियर हो गए। पुरुष प्रोटेक्टर और ब्रेडविनर, महिला केयरगिवर और मोरल गाइड बनी। शिवलरी और वर्जिन मैरी के कल्ट ने महिलाओं को एक आइडियल रूप दिया, पर उनके बाउंड्रीज भी फिक्स किए। पेजेंट महिलाएं खेती और बाजार दोनों में काम करती थी, इसलिए उनका रोल इकोनॉमिक तौर पर इंपॉर्टेंट था। बच्चों की मोरल और इमोशनल अपब्रिंगिंग पर भी ध्यान दिया जाने लगा, जो मॉडर्न फैमिली वैल्यूज की शुरुआत थी। कंक्लूजन। मध्यकालीन समाज में परिवार एक सोशल और इकोनॉमिक यूनिट दोनों था।
फ्यूडलिज्म, धर्म और शहरी विकास ने फैमिली स्ट्रक्चर को बदल दिया। पेट्रियार्कल सिस्टम बना रहा, पर छोटी और इंडिपेंडेंट हाउसहोल्ड्स भी बढ़ने लगे। इन्हीं बदलावों ने आगे चलकर मॉडर्न फैमिली के रूप की नींव रखी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. Cartas. B. Administration and economy of medieval towns. C. Protestantism. D. Banjaras. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर छोटे लेकिन कंप्लीट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक में हमें उसका मीनिंग, बैकग्राउंड और उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। हर नोट बैलेंस्ड और क्लियर होना चाहिए। आंसर: इंट्रोडक्शन। यह क्वेश्चन मेडिवल समय के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बेस्ड है, जैसे ट्रेड कंट्रोल सिस्टम, रिलीजियस रिफॉर्म और सोशल स्ट्रक्चर्स। हर टॉपिक अपने समय में एक मेजर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे करताज और सी. प्रोटेस्टेंटिज्म, जो दोनों ने अपने फील्ड में बड़े बदलाव लाए, एक ट्रेड में और दूसरा रिलीजन में। ए. कार्टाज। 1. अर्थ और उत्पत्ति। करताज एक मैरिटाइम ट्रेड पास था जो पोर्चुगीज लोगों ने 16वीं सदी में इंडियन ओशन में शुरू किया था। ये एक लाइसेंस जैसा था जिससे वो समुद्री व्यापार पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे, वास्को डा गामा के इंडिया पहुंचने के बाद। 2. उद्देश्य और कार्य। हर व्यापारी जहाज को ट्रेड करने के लिए पोर्चुगीज से करताज लेना पड़ता था। इसमें जहाज का नाम, कैप्टन, माल का टाइप और ट्रेड डेस्टिनेशन लिखा होता था। जिनके पास करताज नहीं होता था, उनके शिप्स पर हमला कर दिया जाता था। 3. प्रभाव। इस सिस्टम से पोर्चुगीज ने इंडियन ओशन ट्रेड पर अपना कब्जा जमाया और टैक्स कलेक्ट किया। अरब और भारतीय व्यापारियों को भी इनके नियम मानने पड़ते थे, लेकिन बाद में डच और ब्रिटिश के आने से पोर्चुगीज का कंट्रोल कम होने लगा। 4. महत्व। करताज एक यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रोल का शुरुआती एग्जाम्पल था। इसने दिखाया कि कैसे यूरोपियन पावर्स ने अपनी नवल शक्ति से एशिया के व्यापार पर राज किया। सी. प्रोटेस्टेंटिज्म। 1. परिचय और अर्थ। प्रोटेस्टेंटिज्म एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो 16th सेंचुरी के यूरोप में स्टार्ट हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कैथोलिक चर्च की करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। इस मूवमेंट के लीडर द मार्टिन लूथर, जिन्होंने 1517 में अपने 95 थीसीज जर्मनी के विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर लगाए। 2. रेफर्मेशन के कारण। चर्च के करप्शन और इंडल्जेंस बेचने की प्रथा। रेनेसां के दौरान लोगों में इंडिविजुअल सोच और फ्रीडम बढ़ी। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से रिफॉर्मिस्ट आइडियाज तेजी से फैल गए। 3. मुख्य विचार। फेथ के जरिए मुक्ति, सोलिफाइड, रिचुअल से नहीं। बाइबल है अंतिम सत्य का स्रोत, सोला स्क्रिप्चरा। पोप के अथॉरिटी को रिजेक्ट करना और पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड पर जोर देना। वर्शिप को सिंपल बनाना और लोकल लैंग्वेज में बाइबल का अनुवाद करना। 4. प्रभाव। अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्चेस का फॉर्मेशन, लूथरन, कैल्विनिस्ट और एंग्लिकन। पोप और कैथोलिक राजाओं की पावर कम हुई। एजुकेशन, लिटरेसी और इंडिपेंडेंट सोच को बढ़ावा मिला। यूरोप में रिलीजियस वॉर्स हुए, लेकिन सेकुलर और डेमोक्रेटिक सोच का जन्म भी हुआ। कंक्लूजन। करताज और प्रोटेस्टेंटिज्म दोनों ने मेडिवल वर्ल्ड में बड़े परिवर्तन लाए, एक ने ट्रेड सिस्टम को बदला और दूसरे ने धार्मिक सोच को। करताज से यूरोपियन पावर्स ने समुद्री व्यापार पर कब्जा जमाया, जबकि प्रोटेस्टेंटिज्म ने रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों में नई सोच दी। यह दोनों टॉपिक्स मेडिवल से मॉडर्न युग की ट्रांजिशन को दर्शाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।